हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का। जो फोटोसिंथेसिस हमारा टॉपिक चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। ओके, यहाँ 3 हो गया है, इसका लेक्चर नंबर ये 4 है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी हमारा बेसिक चल रहा है और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर के आऊँ। तो पहले अपना बेस मजबूत करते हैं, उसके बाद में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ेंगे। कैसे, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे रोस्को का एक्टिवेशन होता है, लाइट रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, डार्क रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे बेसिक पॉइंट हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, जैसे आपका पी एस वन हो गया, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम सेकेंड, PS2 सेकेंड हो गया। ओके, तो उसके बारे में जो भी बेसिक पॉइंट हैं तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग बने रहिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। पहला हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक्स है फोटोसिंथेसिस के बारे में है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या है। टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस में होता कैसे है। लाइट एनर्जी को, मान लीजिए क्लोरोफिल है, उसने लाइट एनर्जी को क्या किया, कैप्चर किया और लाइट एनर्जी को लाइट रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। केमिकल एनर्जी हमारा क्या होगा, CH2O का होल एन के फॉर्म में होगा। ठीक, किस फॉर्म में होगा, CH2O का होल एन के फॉर्म में होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो कल मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है उसका कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमें मिलता है। ATP मिलता है, NADPH मिलता है और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्या क्या मिलता है, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन मिलता है। कब, जब लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है लेकिन डार्क रिएक्शन परफॉर्म ना हुई हो। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा रीजन होती है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलेकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है उसे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन को क्या क्या कह सकते हैं, थाइलेकोइड रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगी लाइट एनर्जी तो उसका फिर हमने क्या किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन करके पहले हमने उसका रिडक्शन किया, फिर यूज कर ली शुगर का फॉर्मेशन करा लिया गया। ठीक, तो कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रोसेस है, इसको पहले समझते हैं कि कहाँ से कहाँ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ से कहाँ जाते हैं तो रिडक्शन होता है। कि देखो CO2 है, मान लीजिए ये क्या हमारा CO2 से अगर COOH की तरफ गए तो क्या हुआ, रिड्यूस हो रहा है। ठीक, ऊपर CO2 से हाइड्रोकार्बन की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, और जब हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन जुड़ती जाती है, एक इधर देखना, इधर OH फिर CHO, एक ऑक्सीजन आया, फिर यहाँ पे COOH, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अभी जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हाइड्रोजन हटेगा तो क्या रहेगा, 2 ऑक्सीजन रहेगा। तो इधर क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। तो नीचे से ऊपर मतलब हाइड्रोकार्बन से CO2 की तरफ जाएंगे, गैसेस की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर गैसेस से हाइड्रोकार्बन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है, CO2 का, वाटर का, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो हमने देखा था हिल रिएक्शन। हिल, जो हमारे साइंटिस्ट थे हिल, उन्होंने परफॉर्म किया था कि वाटर का रिडक्शन से ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, सॉरी ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ठीक, ओके, चलता है। फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या, लाइट रिएक्शन परफॉर्म हुई, डार्क रिएक्शन परफॉर्म हुई। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को यूज किया, केमिकल एनर्जी जिससे ATP और NADPH बना लिया, उसको यूज करते हैं हम CO2 के रिडक्शन के लिए। ठीक, जो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ATP NADPH क्या करते हैं, एसिमिलेटरी पावर को क्या जनरेट करते हैं। ठीक, लाइट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। लाइट रिएक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए हमें, पहले ही बात। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कल हमने देखा था कि एक हमारे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और एक हमारे क्या होते हैं, इसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एसेसरी जो है वो रोल प्ले करते हैं, मतलब साइड वाले, और इसेंशियल मतलब आवश्यक। ठीक, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्लोरोफिल ए के बिना। ठीक, स्पेसिफाई करें उसको तो क्लोरोफिल ए के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और
अगर एसेसरी की बात करें तो जो इसके साइड में रोल प्ले करते हैं, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलेंस। अच्छा, साइड एसेसरी पिगमेंट की हमें आवश्यकता क्या है? एसेसरी पिगमेंट करते क्या है कि मान लीजिए अगर सन से जो लाइट आई, सन से जो लाइट आ रही है और ये हमारी लीफ से सन से लाइट आ रही है, इसने एब्जॉर्व करी। तो अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, और तो होता क्या, जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाई एनर्जी को तो लो कर देते हैं इसको, और वेवलेंथ इसकी बढ़ा देते हैं ताकि क्लोरोफिल तक पहुंच सके। ठीक, इनका काम ये होता है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, कि वो जो लाइट की जो एनर्जी है उसको कम कर देते हैं और उसकी वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि क्लोरोफिल ए इसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सके। तो बेसिकली अगर हम ये देखेंगे तो कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलेंस का इसके कंपेरिजन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लो होगा। ठीक, लो वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, एसेसरी पिगमेंट हमारे कैरोटिनॉइड से। ठीक, और दूसरा फाइकोबिलेंस। कैरोटिनॉइड में क्या है, ये 40 कार्बन कंपाउंड है, 40 कार्बन कंपाउंड है और आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है। आइसोप्रीनॉइड ड्रैप्ड है। ठीक है, तो कितनी यूनिट होगी इसकी, 8 आइसोप्रीन यूनिट। वन आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं और इसमें कितनी इन्वॉल्व है, 8। तो कितने होगा, 40 कार्बन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कितना, इसकी रेंज क्या है, देखो मैंने बताई थी 400 से 500। अगर हम क्लोरोफिल में देखेंगे तो क्लोरोफिल ए की जो देखेंगे उसकी रेंज कितनी होती है, 643 इस उसकी रेंज ये होती है। इस रेंज में वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक, क्लोरोफिल ए जो हमारा क्या है, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सॉरी। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कैरोटिनॉइड की, कैरोटिनॉइड अगर विदाउट ऑक्सीजन डिराइव्ड है कैरोटिनॉइड, तो विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ठीक है, कैरोटीन प्योरली हाइड्रोकार्बन विटामिन ए। अगर ऑक्सीजन का डिराइव्ड है तो हाइड्रोकार्बन प्लस जेंथोफिल का डेरिवेटिव है। ओके, कैरोटिनॉइड का फंक्शन क्या है, कैप्चर द लाइट एनर्जी एंड फीड द रिजेक्शन सेंटर, फोटो प्रोटेक्शन, मतलब वही कि लाइट से प्रोटेक्शन कराता है। क्वेंचर और स्कैवेंजर दो प्रोसेस होती है, क्वेंच कैसे होता है और स्कैवेंजर कैसे होता है। स्कैवेंजर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये लाइट को क्या कर लेता है, स्कैवेंज कर लेता है, और क्वेंचर को मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है, बार 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 क्वेंच करता है। ठीक, क्या हुआ कि हाई इंटेंसिटी की लाइट है, ठीक, हाई इंटेंसिटी की लाइट आई है मेन क्लोरोफिल पे। ठीक, और ये आपका क्या है, रिएक्शन सेंटर है। एक्स्ट्रा फोटोन जो है, एक्स्ट्रा फोटोन और नॉर्मल क्लोरोफिल ये है, और तो इसने एब्जॉर्व किया, तो जब ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो किस क्लोरोफिल किस फॉर्म में चला जाएगा, कल ही मैंने बताया था एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसमें क्या, कैरोटिनॉइड्स होंगे और बाहर कुछ हीट की फॉर्म में निकाल दी जाएगी, और इधर ये हीट की फॉर्म में निकाल दी जाएगी। इससे कुछ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जैसे रॉस बनेंगे और D1 प्रोटीन। होता क्या है कि अगर लाइट ज़्यादा वेवलेंथ की और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है तो ये डिग्रेड कर सकती है मेन एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को। तो उसके लिए दो प्रोसेस होती है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग और स्कैवेंजर। ठीक, तो जो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग होती है उसमें क्या कर लिया जाता है कि मेन क्लोरोफिल एब्जॉर्व करता है और उसको हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में वो इधर उधर इलेक्ट्रॉन का क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। ठीक है, साइड वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कराता है, साइड में जो क्लोरोफिल होंगे उनको क्या कराएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला ले जाएगा। ठीक, सबको। और अगर और ज़्यादा एनर्जी है लाइट की तो क्या करता है, ये हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्वेंचिंग क्या है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, क्लोरोफिल एक्सेस एनर्जी कैरोटिनॉइड में हीट के फॉर्म में बाहर निकालती, रॉस बन जाते हैं अगर ज़्यादा है तो कैरोटिनॉइड कैन कन्वर्ट स्कैवेंजर्स में। ठीक है, वही जो मैंने बताया था। अब अपना दूसरा एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ते हैं, वो हमारा फाइकोबिलेंस। क्या है, फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस लिपिड सॉल्युबल टेट्रा पायरोल लीनियर है, विदाउट मैग्नीशियम है, टाइप 3 टाइप के हैं, फाइकोराइथ्रोबिलिन, फाइकोसाइनोकोबालमिन, साइनो साइनोविलेंस है, और एलो साइनोविलेंस है। ठीक, कंजुगेट विद वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के साथ में कंजुगेट होता है, कोवेलेंट एसोसिएशन फाइकोबिली प्रोटीन के साथ में। ठीक, अब पिगमेंट सिस्टम पे आते हैं। पिगमेंट सिस्टम को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको ये कह सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों,
ये लाइट को क्या करता है, हार्वेस्ट करता है। ठीक है, लाइट को हार्वेस्ट करने के बाद में इसको LHC1 LHC2 डिफरेंट टाइप के, तो क्या हुआ, PS1 और PS2 की हमने क्या डिस्कवर किया, PS1 और PS2 फोटोसिंथेटिक 1 और फोटोसिंथेटिक 2 डिस्कवर की। कैसे किए भाई, देखो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, तो जो सबसे पहले हमें मिला, ये जो PS1 और PS2 नाम है, उनकी एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर नहीं है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिला उसको PS1 बोल दिया गया, PS1। जो बाद में मिला एक्सपेरिमेंट में उसको PS2 बोल दिया, फोटोसिंथेटिक 2 बोल दिया गया उसे। ठीक है, ये किसके पार्ट है, LHC के, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के। ठीक, LHC। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर PS सेकंड की जो एब्जॉर्प्शन देखेंगे हम, PS सेकंड में इनमें होता क्या, PS1 और PS सेकंड में एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और एक होता है रिएक्शन सेंटर। तो जो रिएक्शन सेंटर होगा उसमें क्या होगी, मेन रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, और जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा वो साइड में रोल प्ले करेगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स का होता काम क्या है कि साइड में रहता है और ज़्यादातर एक्साइटेड स्टेट में जो हाई एनर्जी जो आती है उसको एब्जॉर्ब वेवलेंथ जब आती है तो उसमें दो चीज़ें रहती हैं, या तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी या उसकी क्या होगी, हाई एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो ये करता है कि एनर्जी को तो कम कर देता है, रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजता है बाद में एंटीना कॉम्प्लेक्स, एनर्जी को तो क्या कर देगा, लो कर देगा, लेकिन वेवलेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कौन, एंटीना कॉम्प्लेक्स। कब, जब वेवलेंथ को रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजता है तब। ठीक है, रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिएक्शन सेंटर में क्या है, पिगमेंट होंगे और क्या होगी, प्रोटीन होगी। तो हम पिगमेंट प्रोटीन की बेसिस पर बात करें, टाइप 1 सेकंड रिएक्शन सेंटर, टाइप 1 रिएक्शन सेंटर। टाइप सेकंड में क्या होता है, फियोफाइटिन कीनोन टाइप का होता है, इसे क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन कीनोन टाइप बोलते हैं। ठीक, और टाइप 1 को क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर रिएक्शन सेंटर, FeS टाइप रिएक्शन सेंटर। ठीक, और एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो पिगमेंट प्रोटीन होती है, एक तो कोर एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और एक पेरिफेरल एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अगली क्लास में। ठीक है, फोटो सिस्टम के बारे में बात करते हैं अब। फोटो सिस्टम में क्या, फोटो सिस्टम 1 PS1 एंड PS2, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। तो PS2 की जो एब्जॉर्प्शन है वो कितनी है, 680 है। PS1 की कितनी है, 700 है। ठीक, कितनी है, 700 नैनोमीटर है। ठीक, 700 पर नैनोमीटर पे PS1 एब्जॉर्व करता है वेवलेंथ को, और PS सेकंड कितने पे एब्जॉर्व करता है, 680 पे, 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो अगर फोटो सिस्टम 1 के अंदर, सेकंड के अंदर और 1 के अंदर अब हम देखेंगे इनके बारे में कि इनमें भी क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा और क्या होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर में भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पिगमेंट प्लस प्रोटीन। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी क्या होगा, पिगमेंट प्लस प्रोटीन। तो जो इसमें रिएक्शन सेंटर में पिगमेंट प्लस प्रोटीन होगा टाइप, तो सेकंड को क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन क्यूनोन टाइप रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। ठीक, फियोफाइटिन क्यूनोन टाइप रिएक्शन सेंटर बोलते हैं इसको। क्लोरोफिल ए हमारे पिगमेंट है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। ठीक है, जो इसका एब्जॉर्प्शन कितना, 680 नैनोमीटर पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, PS सेकंड लिखते थे, या लिखते हैं इसको P 680 680 नैनोमीटर। ठीक, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। प्रोटीन है हमारी आयरन सल्फर टाइप रिएक्शन सेंटर में, सॉरी फियोफाइटिन कीनोन टाइप PS सेकंड में जो हमारी प्रोटीन वो D1 D2 प्रोटीन है। ठीक, साइटोक्रोम B59 ये क्या हमारा पिगमेंट है। ये क्या है, फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन इत्यादि हमारे क्या फोटो पिगमेंट्स हैं। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पिगमेंट प्लस प्रोटीन। तो इसमें पिगमेंट क्या क्या, कोर में और पेरिफेरल में। कोर में हमारा क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, CP47 और CP43 हमारा क्या प्रोटीन है। CP47 और CP43 क्या है हमारा प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट 47 और क्लोरोप्लास्ट 43 इसको बोलते हैं क्या है, हमारे प्रोटीन है। और जो हमारा पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। और पेरिफेरल में लाइट सेकंड पिगमेंट प्लस प्रोटीन है, ये अनस्पेसिफाइड है। ओके, आगे चलते हैं, रूबिस्को का एक्टिवेशन कराएंगे। रूबिस्को के एक्टिवेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले हम PS फर्स्ट पढ़ लेते हैं। ठीक, PS फर्स्ट पढ़ लेते हैं, रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में चल रहा है अभी। फाउंड ऑन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं पीएच फर्स्ट को? आयरन सल्फर टाइप रिएक्शन सेंटर। आयरन सल्फर मतलब ये क्या है इसका? आयरन सल्फर इसकी मेटल जो है उसमें पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयरन सल्फर टाइप रिएक्शन सेंटर। आयरन और सल्फर पाई जाती हैं। रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर में क्या होगा? पिगमेंट प्लस प्रोटीन। तो इसमें पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एसेसरी पिगमेंट है। और प्रोटीन क्या है? पीएस ए पीएस बी। किसकी? पीएस फोटोसिस्टम 1 की प्रोटीन क्या क्या है? पीएस ए पीएस बी। और एंटीना कॉम्प्लेक्स, कोर कॉम्प्लेक्स, पेरिफेरल कॉम्प्लेक्स, जिसमें प्रोटीन क्या? LHC 1 है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा PS1 और PS2 के बारे में हो गया। अब रूबिस्को के एक्टिवेशन के बारे में हम देखते हैं कि रूबिस्को का एक्टिवेशन होता कैसे है, क्या क्या इसमें थ्योरी क्या है इसकी। The enzymatically active Roscoe binding sites are located in the large chain that form dimers in which amino acids from each large chain contribute of the binding sites। बिल्कुल। A total of 8 large chain यानी 4 dimer and 8 small chain assemble into large complex of about, ये कह सकते हैं कि जो हमारा रूबिस्को है इनमें 8 सब यूनिट का बना हुआ होता है। ठीक, जिसमें 4 लार्ज होती हैं, सॉरी, और 16 सब यूनिट का बना होता है। इसमें 8 लार्ज होती हैं और 8 क्या होती हैं? स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट होती हैं वो उनका इनकोडेड बुक की जाती है, या उनका जो ट्रांसक्राइब की जाती है वो किसके द्वारा की जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट में की जाती हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसक्राइब की जाएंगे 70S राइबोसोम के द्वारा। और जो स्मॉलर सब यूनिट होंगी वो न्यूक्लियस में ट्रांसक्राइब की जाएंगे 80S राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, वो उसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, इसके एक्टिवेशन के बारे में। ठीक है, ये टोटल 8 लार्ज चेन और 8 स्मॉल चेन, टोटल कितनी होगी? 16 हो गई। इन सम pseudomonadata dinoflagellates enzyme consisting of only large subunit have been found। ठीक, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में क्या? रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, ये IIT गेट में क्वेश्चन पूछा था उसने एक बार कि रेड एल्गी है और ब्राउन एल्गी है, यानी ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी प्रोकैरियोट्स हैं। तो इनके अंदर जो रूबिस्को होगा, जो क्लोरोप्लास्ट होगा, उनके अंदर जो रूबिस्को एक्टिविटी होगी, तो जो रूबिस्को है तो उसका मतलब ये क्लोरोप्लास्ट में ही, क्लोरोप्लास्ट 70S राइबोसोम के द्वारा ही इनकोडेड किया जाता है, या 80S राइबोसोम के द्वारा इनकोडेड किया जाता है, या फिर दोनों ही इसमें रोल प्ले करते हैं। तो इसका सीधा सीधा बुकिश लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये है लैंग्वेज। इन स्मॉल in some pseudomonadata or dinoflagellate enzyme consisting of only large subunit have been found। ठीक, केवल लार्ज सबयूनिट फाउंड है। ओके, किसमें? रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में। अब उसकी इस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि कैसे एक्टिवेशन होता है, क्या क्या हमें आवश्यक है। रूबिस्को का एक्टिवेशन कराने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? CO2 चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक, ऑप्टिमम CO2 इन्वायरमेंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। पीएच कितना चाहिए? 8 चाहिए, 8.0 या 8.2 कहीं कहीं पे। मैग्नीशियम हमारा आयन चाहिए। ठीक, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब रूबिस्को का जब आप एक्टिवेशन कराओगे तो उसमें ऑक्सीजन और CO2 के बेसिस पर ही, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ये, तो ये क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। अगर इसने 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लिया तो वो क्या हो जाएगा? C2 साइकिल स्टार्ट कर देगा। ठीक, जिसे फोटो रेस्पिरेशन भी कहेंगे उसके। अगर इसने CO2 यूज किया, अगर इसने क्या किया एनवायरनमेंट में CO2 जाता है, CO2 को यूज किया, तो क्या करेगा? ये C3 साइकिल चलाएगा। ठीक, क्या चलाएगा? C3 साइकिल। तो उसके बाद में क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसके बारे में। अब ये रूबिस्को इनएक्टिव फॉर्म में, मान लीजिए नॉर्मल रूबिस्को जो फॉर्मेशन है उसको इनएक्टिव फॉर्म में है। अब हमने उसको ऑप्टिमम पीएच दिया, पीएच ऑप्टिमम हमें कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो ये कहाँ पे सब हो रहा है रिएक्शन? स्ट्रोमा में हो रही है। कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में। CO2 चाहिए हमें, मैग्नीशियम चाहिए, और पीएच कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो जो हमारा रूबिस्को है उसमें कुछ प्रोटीन है जो उसको घेरे हुए है, CA1P प्रोटीन। ये क्या है CA1P प्रोटीन? CA1P क्या है? ये जो प्रोटीन है वो एक इनहिबिटर है रूबिस्को का। क्या है ये? इनहिबिटर ऑफ रूबिस्को। ठीक है, तो ये नॉर्मली जब हमें ऑप्टिमम पीएच भी नहीं है,
या ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है, रुबिस्को इनएक्टिव फॉर्म में है, तो CA1P जो इनहिबिटर है वो उसको उस पर आकर के बाइंड कर जाता है और रुबिस्को को इनहिबिट किया जाता है। जब हम रुबिस्को को नॉर्म ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, ऑप्टिमम CO2 का अमाउंट देंगे, ठीक है, मैग्नीशियम देंगे, तो क्या होगा, रुबिस्को एक्टिवेशन की तरफ बढ़ेगा, यानी रुबिस्को एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। उस जब ये एक्टिवेटेड होगा तो ये क्या होगी, प्रोटीन डिग्रेड होगी, CA1P डिग्रेड होगी, यानी इसके ऊपर से हट जाएगी। जब ये एक्टिवेट होगा तो हम RBP को कार्बोक्सिलेशन CO2, तो जैसे हमने नॉर्मल दिया, ऑप्टिमम CO2 दी, मैग्नीशियम दिया, तो उसको क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अगर जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब दो रिएक्शन फॉर्म, एक लाइट में और एक डार्क में, ठीक। हमें दो चीज़ें समझ में आई, एक लाइट के बेसिस पे और एक डार्क के बेसिस पे। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो अगर डार्क हमने लाइट नहीं दी, मान लीजिए रोज को हमारा एक्टिव है और हमने लाइट का एक्सपोजर इसमें नहीं दिया है ना, यानी रात का समय है, रात में रख दिया इसको, तो जो CA1P प्रोटीन है तो वो प्रॉपर अमाउंट में ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो CA1P उस पर आकर के दोबारा बाइंड कर जाएगा, और जब ये बाइंड कर जाएगा तो रूबिस को क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, कब, डार्क कंडीशन में, ठीक है। और CO2 और मैग्नीशियम भले ही उस पर बाइंड रहे लेकिन तब भी ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब लाइट का एक्सपोजर देंगे, फोटॉन्स का, HNU का एक्सपोजर दिया आपने, रूबिस को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, इन लाइट कंडीशन में। तो ये इसकी फोटो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है, रूबिस्को का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये आपकी, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक। अब आपने क्या किया, रूबिस्को लिया, ठीक, RBP कार्बोक्सी, अगर एनवायरनमेंट में ऑप्टिमम CO2 प्रेजेंट है, जितनी चाहिए, और ऑप्टिमम CO2 प्रेजेंट है, तो प्लांट प्रेफर करेगा C3 साइकिल स्टार्ट करना, ठीक। तो प्लांट ऑप्टिमम CO2 तो प्लांट ने क्या किया, C3 साइकिल कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा C3 क्या नाम है, इधर ही है CO, एक सेकेंड रुकना, जब रूबिस्को हमारा एक्टिव हो गया, नॉर्मल CO2 हो गई, मैग्नीशियम हो गई, तो रूबिस्को क्या हुआ, एक्टिव हो गया। RBP रुबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एंजाइम यूज करके ये रूबिस्को और कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, CO2 का इन्वॉल्वमेंट होगा। रूबिस्को क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, RBP, ठीक, 5 कार्बन कंपाउंड है, और जब CO2 जुड़ जाएगा तो कितना कार्बन हो जाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। और जो हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक। ऑक्सीजन अगर इन और, तो इसको ये C3 साइकिल है, ये क्या स्टार्ट कर देगा, C3 साइकिल को स्टार्ट कर देगा। अगर RBP ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ज़्यादा है कंपेयर टू CO2, तो ये C2 साइकिल को प्रेफर करेगा। कैसे प्रेफर करेगा, RBP हमारा कितना, 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, ठीक। क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बनाएगा, ठीक है। तो ये C2 साइकिल स्टार्ट कर देगा। अगर एनवायरनमेंट में ऑप्टिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये C2 साइकिल स्टार्ट कर देगा। अगर एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है तो ये C3 साइकिल को प्रेफर करेगा। लेकिन रूबिस्को की एक्टिविटी के बेसिस पर ही प्लांट की हेल्थ डिपेंड रहती है। अगर प्लांट C3 साइकिल को चला रहा है तो प्लांट की जो नॉर्मल प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर उसका रेस्पिरेशन और सेलुलर एक्टिविटी मेंटेन रहती है। मान लीजिए अगर C2 साइकिल उसने प्रेफर कर दिया तो उसकी जो यील्ड है, फोटोसिंथेटिक यील्ड, वो क्या होगी, 10% डिक्रीज होती जाएगी। हर साइकिल पर कितनी डिक्रीज होगी, 10% डिक्रीज होती जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग।